Hello everyone, welcome to ChemUp Academy. So in today's lecture we shall be moving on forward. This shall be your lecture number 2. Lecture 2 for your unit chemical bonding and molecular structure. In the previous class we had already covered our ionic bonding and covalent bonding. So in today's lecture I shall be taking on forward with the ionic bonding itself. थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा और जानना है और उसके बाद we shall be talking about the bond parameters. So let's just start our topic. जिसमें आता है पहला, कल हमने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्डिंग कैसे बन रही है. पहले हमने कोसेल और लुईस का डायग्राम पढ़ा था जिसके अंदर हमने देखा था क्या कि अगर आपके पास कोई भी क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, सॉरी, अगर आपके पास कोई भी क्यूबॉइडल या फिर क्यूब की कोई शेप है तो उस क्यूब की शेप के कॉर्नर्स पर आप लगा देते हो एटम्स, बीच में बैठ जाता है न्यूक्लियर एंड देयर इज सर्टेन सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन. अब वही चीज़ को अगर हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स की, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स की, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में यूजुअली क्या होता है कि यू आर हैविंग NaCl. वी टॉक अबाउट NaCl में क्या होगा, ये बना है आपका Na पॉजिटिव से और ये बना है आपका Cl नेगेटिव से. मतलब यहाँ पर आपके आयंस का कनेक्शन किया गया है. सिंस देयर इज सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, सिंस देयर इज सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, तो इसी रिश्ते को हम बोल देते थे क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के साथ साथ हम इस रिश्ते को एक और नाम दे सकते हैं. जैसे एक होता है प्यार का नाम, एक होता है दोस्ती का नाम, तो वही इसका दोस्ती का नाम ले लो, आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सोडियम का आयन है और यहाँ पर क्लोरीन का आयन है. वी आर गेटिंग टू सॉर्ट ऑफ आयन, देयरफॉर दीज टू आयन्स, तो इस वजह से इसको बोल सकते हैं आयनिक बॉन्डिंग. अब दोनों के बीच में आयनिक बॉन्डिंग हो गई है, तो आयनिक चीज़ों से रिलेटेड हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस यूनिट में पढ़ के आ चुके हैं. दो चीज़ें चाहिए. जैसे सपोज अगर मैं बात करूं कि मुझे चाहिए सोडियम, मुझे चाहिए सोडियम, तो हाउ कैन आई ग्रैब माई सोडियम, मेरे पास है सोडियम और सोडियम से मुझे चाहिए Na+. Na+ मुझे तब मिलेगा जब मैं इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगी और इसी दौरान जितनी भी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी उस सॉर्ट ऑफ एनर्जी को बोलेंगे हम क्या, आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी मतलब सोडियम ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ था, गैसियस स्टेट में था अपने, और ये गैसियस स्टेट में पहुंच गया अपनी आयनिक स्टेट में. तो इसी आइसोलेटेड को कन्वर्ट करने के लिए आयनिक फॉर्म में वही होती है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी. वेराज व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ क्लोरीन, अगर हम क्लोरीन के गैसियस स्टेट के आइसोलेटेड के ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, तो अगर मैंने इसको दिया एक इलेक्ट्रॉन, दी अमाउंट ऑफ एनर्जी डेल्टा E, मतलब एनर्जी में चेंज, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा मेरा Cl नेगेटिव. और इस पर्टिकुलर चीज को अब हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. क्योंकि यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का कोऑर्डिनेशन या फिर फिट बैठ रहा है. तो सोचो अगर मुझे इन दोनों के बीच का बॉन्ड बनाना है तो सोडियम ऐसा होना चाहिए जो इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे और एक ऐसा होना चाहिए जो बहुत जल्दी उस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से ग्रैब कर ले. तो दो बॉन्ड या फिर दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड तब बन सकता है जब कोई एक ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा देने के लिए तैयार हो और कोई दूसरा ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा लेने के लिए तैयार हो. सपोजिटली यहाँ पर हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है, तो सोडियम ऐसा एलिमेंट है जो बहुत जल्दी देने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी लेस. वेराज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऐसा होता है जो कहता है क्या, कि मैं तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लूँगा क्योंकि मुझे भी स्टेबिलिटी चाहिए. तो हम इसको बोलेंगे, इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है इसको बोलेंगे मोर नेगेटिव. हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं क्या, कि जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है
वो हमेशा इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, वेयर एज ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब ये एक्सो भी और एंडो भी। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये मोर नेगेटिव हो। जब तक ये लेस आयनाइजेशन एनर्जी आपको चाहिए बहुत कम, और आपको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी चाहिए मोर नेगेटिव। कोई ऐसा जो इजीली दे दे, इजीली कब दे पाएगा, जब आयनाइजेशन एनर्जी होगी कम, और कोई ऐसा जो इजीली ले ले, तो वो कब ऐसा कर पाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी बहुत ज़्यादा नेगेटिव। तो इन दोनों का पेयर हम इजीली बना सकते हैं। तो जैसे ही इन दोनों का पेयर बना, तो वी गेट टू फॉर्म एज NaCl। इन दोनों के बीच की एक अट्रैक्शन हो गई, जिसको हमने आयनिक बॉन्ड कह दिया, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, तो इसके स्ट्रक्चर के लिए हम लोग देख सकते हैं, अगर अपनी 3D की शेप की बात करें। हाँ, सो वी हैव लाइक दिस। ये हो गया आपके पास। आप इसके यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे कॉर्नर्स पर, सेंटर्स पर, इन सब जगहों पर अगर हम चीज़ें बना देते हैं, ये आपको दिखेगी एक सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट। The one marked with red is Na, whereas सोडियम वाला है आपका Cl। अगर यही चीज़ हम क्यूब की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, कॉर्नर्स पर, सेंटर्स पर, वेजेस पर चीज़ों को बिठा दिया जाए, तो इसी फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट को हम बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। मतलब लैटिस क्या होता है, लैटिस बना आपका, लैटिस के बारे में ही आपसे बात करेंगे। तो लैटिस कब बना आपका, जब आपके एटम्स या फिर आप कह लो आपके एलिमेंट्स अरेंज हो जाते हैं। एटम्स और एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को ही बोला जाता है आपका लैटिस। एटम्स और एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को बोला जाता है लैटिस। अब यहीं से एक चीज आती है जो कहती है लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी का मतलब क्या हुआ, अब मेरे पास अपना सोडियम क्लोराइड है जो कि लैटिस के अंदर बैठा हुआ है। अब ये सोडियम क्लोराइड में से अगर मैंने निकाला 1 मोल ऑफ NaCl निकाल दिया, ये था आपका पूरा लैटिस। इस लैटिस में से मैंने 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड निकाल दिया। निकालने के बाद व्हाट एम आई डूइंग इज, यहाँ से मैंने सोडियम को इतना इन्फिनाइट डिस्टेंस पर पहुंचा दिया कि ये गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगा, और क्लोरीन को मैंने इतना दूर इन्फिनाइट डिस्टेंस पर पहुंचा दिया कि ये भी अपने गैशियस फॉर्म में आ गया, गैशियस और आयनिक फॉर्म में आ गया। तो इसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसी को बोला जाएगा लैटिस इंथैल्पी। मैंने क्या किया, आई वॉज हैविंग दिस लैटिस ऑफ NaCl। इस लैटिस में से मैंने 1 मोल ऑफ NaCl निकाला, और सोडियम को Na पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, Cl को Cl नेगेटिव में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट कैसे हुआ ये, बाय टेकिंग देम टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। इसी को बोलते हैं हम लैटिस इंथैल्पी। मैंने लैटिस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर दूर किया सो दैट दे कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू आयंस। अब पर्टिकुलर सेपरेशन होगा तभी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगी। सोचो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इतनी नहीं ज़्यादा वर्कआउट करती है एज कम्पेयर टू आमने सामने वाली या फिर स्कूल वाली रिलेशनशिप या फिर कॉलेज वाली रिलेशनशिप। तो सिमिलर इज द केस, इफ दिस वुड हैव बीन टुवर्ड्स द lattice, they would have shown a pair of bonding, whereas since they are quite far away from each other, तो यहाँ पर pairing नहीं होगी। I have not broken any bond, instead मैंने डिस्टेंस इतना इन्फिनाइट कर दिया कि इनको अपनी एग्जिस्ट करना पड़ा अपनी
gaseous form में. This is what lattice enthalpy means. Now coming to our major topic of ours is bond parameters. बॉन्ड पैरामीटर्स में सबसे पहला आता है आपका बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है? इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो पहले अगर हम बात करें अपने बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ कहता है सपोजिटली. ओके, वन मोर थिंग वाज देयर इन दिस. हाँ, यहाँ पर अब जितनी भी आपकी आयनाइजेशन है, या फिर आप कह सकते हो जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, लेट्स टेक देयर नंबर. स्टेबिलिटी भी तो चेक करनी है, तो लेट्स टेक देयर नंबर. जैसे यहाँ पर सपोजिटली आपकी अप्रोक्सीमेट एनर्जी जो निकल रही है, दैट इज से समथिंग 438 किलो जूल पर मोल. वेराज अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी निकल रही है अप्रोक्सीमेटली 372 किलो जूल पर मोल. दोनों का फॉर्मेशन में, मतलब अगर मुझे Na को Cl से मिलवाना है, तो दोनों के फॉर्मेशन में जितनी भी एनर्जी चाहिए रहेगी, दैट विल बी द सम ऑफ दीज टू एनर्जीज. अगर मुझे Na को मिलवाना है क्लोरीन से, Na पॉजिटिव को मिलवाना है क्लोरीन से, तो जितनी भी दोनों की एनर्जी थी, दैट आई विल बी टेकिंग एज अ सम, एंड देन आई विल बी अप्रोक्सीमेटली टेकिंग इट टू बी एज, सिंस इट इज माइनस साइन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो मोर नेगेटिव चाहिए थी, देयरफॉर माइनस, एंड इट इज पॉजिटिव, एंडोथर्मिक है. ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो एनर्जी लगी है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 166 something. We are taking just the random numbers. देखो क्या हुआ यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर आई वॉज हैविंग, मुझे सोडियम से आयनाइजेशन एनर्जी मिली इतनी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिली इतनी. अब ये मेरी टोटल एनर्जी हो गई मेरे NaCl की. इतनी एनर्जी मुझे चाहिए रहेगी बनाने के लिए. वेयर एज NaCl क्रिस्टल लैटिस के अंदर जब आया, तो मेरी जो एनर्जी अप्रोक्सीमेटली निकली, दैट वाज -377 किलो जूल पर मोल. क्योंकि माइनस में है तो एनर्जी मेरी क्या हो सकती है? एक्सोथर्मिक. ठीक है, अब देखो, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि यहाँ पर एनर्जी मेरी रिलीज हो रही है. जब मैंने एनर्जी यूज़ करी थी बनाने के लिए, दैट वाज 166. जो एनर्जी मैंने बनाने के लिए यूज़ करी, दैट वाज 166, और बनाने के बाद जितनी एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 300. लेते समय मैंने इन्वेस्ट किया था 100 रुपीज़, और आउटकम में मुझे जो मिल रहा है, दैट इज समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 300. लिया मैंने 100, मुझे मिल रहे हैं 300, तो क्या मेरा फायदा नहीं है? खुश होकर ही दिया गया वरदान है ये, खुश होकर दी गई एनर्जी है. और खुश कोई तब हुआ जब आपको मिली स्टेबिलिटी. समझ में आया? जैसे इन्होंने लिया था 166, इन्होंने दिया है, लेने के बाद जो इन्होंने दिया है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 377. जो लेने के बाद खुश होकर और एनर्जी दे दे, उसके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी हुई. तभी वी आर स्टडीइंग द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग. इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ने का रीज़न यही है, बिकॉज यहाँ पर हम स्टेबिलिटी तक पहुँच पाए. So this was the main purpose of for studying this electrovalent bonding rather than we were studying the covalent bonding. But when we will study about the bond parameters, then you will get to know कि हर कोई bond ना तो perfectly ionic होता है और ना ही perfectly covalent होता है. So for that also we need to come to our topic. But before that we have bond parameters, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके bond length को, bond angle को, then we have resonance, और इसके बाद आती है आपकी पोलैरिटी. बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, रेजोनेंस, बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड इंथैल्पी. पोलैरिटी, रेजोनेंस, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड ऑर्डर. वन मोर.
तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग वन बाय वन कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो पहला था हमारा बॉन्ड लेंथ। जब हम बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करते हैं तो वी हैव अ बॉन्ड, सर्टन सॉर्ट ऑफ बॉन्ड, सपोजिटली वी हैव NaCl के बीच में एक बॉन्ड है। अब मुझे पता करना है कि इनकी लेंथ कितनी होगी, तो उसके लिए वी हैव मेजर्स। कैसे हम मेजर कर सकते हैं? हम उसको इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट कौन से प्रिंसिपल में वर्क करते हैं? वो करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रिंसिपल्स पर। बस इतना ध्यान रखना है कि इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाएगा और वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, जो कि आप अपने हायर लेवल्स पे पढ़ोगे, तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अभी के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो बोला जाता है कि जिस पर्टिकुलर कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होती है उसका बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाती है। जैसे दिस आई हैव एंड supposedly we can write bond length जितनी ज़्यादा उतनी कम आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब है अगर देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं क्या, अगर मेरे पास NaCl की बॉन्ड लेंथ है 112 ppm और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन में, ठीक है? तो 112 ppm सपोज वी आर टेकिंग, एंड आई हैव क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ 100 ppm। तो मुझे देखने को मिलेगा क्या कि इसकी बॉन्ड लेंथ की लेंथ एक्चुअली में कम है एज कंपेयर टू इसकी बॉन्ड लेंथ। तो इसी को बोला जाएगा क्या, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू क्लोरीन बॉन्ड, ठीक है? दिस आई हैव टेकन अ रैंडम नंबर, आप कुछ भी ले सकते हो। अब बॉन्ड लेंथ होती क्या है? तो डायग्रामेटिकली अगर हमें समझना है तो आपके पास कोई एक रेडिया है सर्कल, आपके पास कोई दूसरा रेडिया है, एंड दीज टू आर कनेक्टेड वाया बॉन्ड। अब इस बॉन्ड का सेंटर और इसका सेंटर दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। जब ये लोग आपस में मैच कर रहे हैं तो यहाँ इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जितना भी डिस्टेंस होगा, सपोजिटली इसका है RA एंड इसका है RB, रेडियस वी आर टॉकिंग अबाउट, तो जितना भी यहाँ पर डिस्टेंस होगा वही आपकी कहलाई जाएगी क्या, बॉन्ड लेंथ, जिसको हम कैपिटल R या फिर रेडियस से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप इसको बोलोगे बॉन्ड लेंथ। वेर एज अगर हम बात करें वेंडर वॉल रेडियाई की, तो वेंडर वॉल रेडियाई क्या होता है? सपोजिटली आई हैव टू क्लोरीन एटम्स लाइक दिस, जितने ये क्लोरीन के एटम्स होंगे प्लस जितनी जितनी इनके पास आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल होगी, चाहे वो पेयरिंग में आए या फिर ना आए, भले ही वो पेयरिंग कर रही है या फिर वो नहीं भी पेयरिंग कर रही है, स्टिल आपने जितना भी ये पूरा मॉलिक्यूल का जितना भी हिस्सा बैठा उसको आप बोलोगे क्या, वैन डर वाल बॉन्ड। व्हेन यू कंसिडर द टोटल और होल ऑफ अ पाथ, तब आप उसको बोलते हो वैन डर वाल। अदरवाइज आप रेडियाई के सेंटर्स लेते हो और उसके बीच के डिस्टेंस को यू कंसिडर, जैसे RA स्मॉलर रेडियन और RB द बिगर रेडियन। तो लाइक दिस यू कैन कंसिडर द बॉन्ड लेंथ। वहीं हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है क्या, बॉन्ड लेंथ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास बॉन्ड इंथैल्पी। अब ये बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है? जैसे आपने पढ़ी लैटिस इंथैल्पी, वैसे ही आपके पास बॉन्ड इंथैल्पी होती है। लैटिस इंथैल्पी में हम अपने आयंस को बहुत इन्फिनाइट डिस्टेंस पर लेकर जा रहे थे, वेयरएज बॉन्ड इंथैल्पी में बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। बॉन्ड इंथैल्पी में बॉन्ड ब्रेकिंग विल अकर, मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए सपोजिटली वी हैव NaCl का बॉन्ड तोड़ने के लिए, ताकि उसके एलिमेंट्स पॉजिटिव गैसियस स्टेट या फिर नेगेटिव गैसियस स्टेट में पहुंच जाए, तो उसमें आपको जितनी एनर्जी लगेगी दैट इज योर बॉन्ड इंथैल्पी। तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या हुई? बॉन्ड तोड़ने में जितनी भी एनर्जी लग रही है वो आपकी बॉन्ड इंथैल्पी होती है, ताकि उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स हैं वो आपके पहुंच जाए गैसियस स्टेट्स में। यहाँ से बात आती है अब हमारी बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल से पहले हम लोग बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर,
बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से हम यूजुअली स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। जब आप आगे थ्योरीज पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा आगे, मतलब विद इन द सेम चैप्टर। तो इससे हम स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसे? क्योंकि हमारे पास आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज अ न्यू टर्म फॉर यू, तो अभी के लिए इसे कर दो लीव। ठीक है, इसको दिखा दो एग्जिट का रास्ता। नाउ व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, मतलब एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट के साथ कितने बॉन्ड्स बना के रखे हैं, उसी को बोला जाता है बॉन्ड ऑर्डर। मतलब एलिमेंट वन बॉन्ड नंबर एलिमेंट टू, और इसी बॉन्ड नंबर को बोल देते हो आप बॉन्ड ऑर्डर। जैसे मैंने कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया, यहाँ पर मेरा बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 1, क्योंकि एक ही बॉन्ड है। कार्बन 2 बॉन्ड बना दिया तो चेक 2 बॉन्ड ऑर्डर। 3 तो 3, नाइट्रोजन के साथ तो 3, ऑक्सीजन के साथ तो 2, और यहाँ पर अगर Cl के साथ कर दिया तो 1। तो लाइक दिस आप देख सकते हो क्या कि अगर एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड सो ऑन। जैसे अगर मैंने बात की ऑक्सीजन 1 के लिए, दिस इज माय फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर ऑक्सीजन 1 का बॉन्ड ऑर्डर देखा जाएगा तो इसके पास तो सिर्फ एक बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1। ऑक्सीजन 2 का अगर बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो 1, 2 एंड 3, तो 3 बॉन्ड ऑर्डर, और इसके लिए सिर्फ 2, क्योंकि ये दोनों ही है। लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। वहीं अगर हम बात करें अपने दूसरे टर्म की, यहाँ पर से हमने बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे अपने बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल का मतलब होता है जब आपकी ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रही होती हैं, तब कितनी ऑर्बिटल कितने एंगल पर बेंड होकर आपको अपना स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करवाती है, उसी को बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो इसके लिए वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की अगर हम स्पीशी लिखते हैं तो ऑक्सीजन के पास वी नो 1s2, 2s2 एंड 2p4, लाइक दिस वी हैव। और हाइड्रोजन के पास तो 1s1 ही है, तो हम लिख सकते हैं p ऑर्बिटल अगर हम बना दें, p ऑर्बिटल के पास 4 इलेक्ट्रॉन। अब p ऑर्बिटल, ये ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल में हमेशा 3 होते हैं, ये आप सेकंड चैप्टर में सीख कर आए हो। तो हमने फिलिंग करी इलेक्ट्रॉन्स की, पहले हमने मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का हुन्स रूल फॉलो किया और उसके अकॉर्डिंग हमने फिलिंग करी है। अब देखो, ये हाइड्रोजन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, देयरफॉर वी हैव अनदर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका गया यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन इसका गया यहाँ। यहाँ पर s ऑर्बिटल और यहाँ पर p ऑर्बिटल, ये दोनों इन्वॉल्व है। यहाँ की s ऑर्बिटल, यहाँ की s ऑर्बिटल और यहाँ की p ऑर्बिटल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, सिर्फ उस वजह से बॉन्ड बन रहा है। मतलब अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, वहीं अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का जो सीन है वो है s ऑर्बिटल का, और s ऑर्बिटल हमें पता है स्फेरिकल इन नेचर होती है। वेराज अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास होती है आपकी p ऑर्बिटल। दिस इज द ऑर्बिटल शेप फॉर ऑक्सीजन। यहाँ पर p ऑर्बिटल अगर हम ये बनाते हैं तो वी हैव p ऑर्बिटल लाइक दिस एंड लाइक दिस इज हाउ वी मेक p ऑर्बिटल्स। तो p ऑर्बिटल अगर हमने बनाई तो देखो, s ऑर्बिटल ये थी, p ऑर्बिटल ये थी। अगर हम इसके अंदर फिल करते हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, तो 1 एक हाइड्रोजन का और यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन का, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका होगा 1 फॉर ऑक्सीजन, अनदर फॉर ऑक्सीजन। तभी तो ऐसे बॉन्डिंग बनी। मतलब p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, इसको आप लिख सकते हो क्या, p ऑर्बिटल फॉर
ऑक्सीजन, और इसको आप लिख सकते हो s ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन। अब पेयरिंग बनाने के बाद, जब आपने पेयरिंग कर दी, उसके बाद अब जो आपके पास चीजें बची हैं वो क्या है? ऑल्सो आपके पास ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, दिस एंड दिस, तो उनको बिठा दो यहाँ 1 एंड 2। ये 2s के इलेक्ट्रॉन्स और ये 1s2 के इलेक्ट्रॉन्स, तो 2s वाले और 1s वाले इलेक्ट्रॉन्स हमने बिठा दिए, और बचे हुए दोनों क्या कर रहे हैं? पेयरिंग कर रहे हैं, मतलब कि अपनी बैलेंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ मिक्स होके। तो ये बनी s ऑर्बिटल, आपकी s ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, तो यहाँ लिख सकते हो स्फेरिकल, और ये आपके होते हैं डम्बल शेप। ये आपस में पेयरिंग कर रहे हैं। अब जितने एंगल पर दोनों p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के साथ मैच हुए, जितने एंगल पर दोनों p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के साथ मैच हुए, जैसे यहाँ पर दिस इज योर एंगल, इसी एंगल को नाम दे देते हैं हम बॉन्ड एंगल, इसी चीज को हम नाम देते हैं बॉन्ड एंगल। तो ये एंगल सर्टिफाइड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट से निकाला गया है, इंस्ट्रूमेंटल मेजर्स किए गए हैं, और वहीं से ये एंगल निकल के आया है 104.5 डिग्रीज। तो वाटर के अंदर का जो एंगल हुआ दैट इज 104.5 डिग्रीज। तो आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ वाटर का एंगल कितना हुआ, तो आपको ये हिस्ट्री नहीं बतानी, आपको सिर्फ इतना बताना है। हिस्ट्री आपको ये इसलिए बताई गई सो दैट यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के थ्रू क्या होता है, जब ऑर्बिटल्स सेटिस्फाई होने के लिए एक दूसरे के साथ शेयरिंग करती है या फिर ओवरलैपिंग करती है, ओवरलैप ही तो हो रहा है, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रही है, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रही है। जब ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हो रही होती हैं, तब जिस एंगल पर ये ओवरलैप हो रही है, इन ऑर्डर टू मेक द बॉन्ड, उसी को बोल देते हैं बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो यहां से हमने अपना कंसेप्ट सीख लिया बॉन्ड एंगल का भी। Where did it go? Okay. यहाँ से हमने अपना कंसेप्ट कर लिया बॉन्ड एंगल का क्लियर। अब आती है बात रेजोनेंस और पोलैरिटी की। रेजोनेंस का मतलब है, आप लोगों ने पढ़े हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर की अगर मैं बारे में बात करती हूँ, तो पहले आप लिख लो अपना रेजोनेंस, फिर हम लिखेंगे अपना लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमने देखा था ओजोन के लिए, आपको शायद होमवर्क में भी मिला था, तो ओजोन इज लाइक दिस। ठीक है, मतलब ओजोन वॉज लाइक दिस, तो यहाँ पर बना 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया। जरूरी तो नहीं है, इसको बना देते हैं इससे, चलो पहले इसको बनाओ। देखो, जो मेरा ब्लू वाला ऑक्सीजन है, जो मेरा ब्लू वाला ऑक्सीजन है, that too can have double bonds with my other oxygen। मतलब अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं है येलो वाला ऑक्सीजन ही हर बार डबल बॉन्ड बनाएगा, ब्लू वाला भी बना सकता है ब्लैक वाले के साथ, एंड पॉसिबली इंटरचेंज भी हो सकता है। तो अगर मैंने अपने ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया, सपोजली मैंने अपने ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया, तो जैसे मैंने ब्लू ब्लैक येलो को फिक्स कर दिया, उसी से मुझे क्या पता चला, उसी से मुझे पता चला कि अगर एक बॉन्ड ये बना रहा है तो अगला वाला ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि दो बॉन्ड ये बनाए। तो ऐसे हम इंटरचेंज करके चीज़ों को बना सकते हैं। बाकी वैलेंसी आप लोग सेटिस्फाई कर लेना।
ठीक है, तो अब दोनों सिनेरियो पॉसिबल है। लुइस ने बोला था तो मैं तो सिर्फ एक भाई स्ट्रक्चर बना के दे दूंगा तुमको, लुइस ने बोला था मैं तुमको एक स्ट्रक्चर बना कर दे दूंगा, पर लुइस का एक स्ट्रक्चर काफ़ी नहीं था, क्योंकि हमारे अंदर प्रोबेबिलिटी की संभावनाएं जाग रही थी, जिसकी वजह से हम बार बार क्या बोल रहे थे कि ये डबल बॉन्ड यही क्यों बना रहा है, ये क्यों नहीं बना रहा, लो भाई इसको भी बनवा दो डबल बॉन्ड। तो जब ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाए कि आप एक लुइस स्ट्रक्चर से बाकी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो आप 2, 3, 4, 5 जितने बनाना चाहते हो आप उतने बना सकते हो और ऐसे वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैंने 2 स्ट्रक्चर्स बना दिए, इन 2 स्ट्रक्चर्स के बीच के रिलेशन को ही इन 2 स्ट्रक्चर्स के बीच के रिलेशन को ही कहते हैं क्या, रेजोनेंस। और रेजोनेंस का ये होता है सिंबल, दिस इज द सिंबल फॉर रेजोनेंस। ऐसे ही आप रिप्रेजेंट करोगे रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स को। अब अगर मुझे प्रॉपर स्ट्रक्चर एक ही स्ट्रक्चर में दिखाने हुए तो पॉसिबल नहीं है कि मैं दोनों दिखा पाऊँ, तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा चालाकी से काम लेते हुए अपना बॉन्ड बनाया। अब बॉन्ड कैसे बनाया, लाइक दिस, और इसके बीच में डैश लाइन, क्योंकि डबल बॉन्ड कभी इधर आ रहा है, और इसके भी बीच में डैश लाइन, क्योंकि डबल बॉन्ड कभी इधर आ रहा है। तो कभी डबल बॉन्ड इधर, कभी डबल बॉन्ड उधर, कभी इधर कभी उधर, तो लाइक दिस इट वाज फंक्शनिंग। देयरफॉर रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बोल दिया गया कि ये ऐसा दिखेगा, कभी इसके पास रेजोनेंस, कभी इसके पास डबल बॉन्ड। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को जब आप एक स्ट्रक्चर से चीज़ें डिफाइन नहीं कर पा रहे तो आप और स्ट्रक्चर्स की मदद लेते हो, इसी को बोला जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ऐसा बोला जाता है कि हिंदी में देखो, जिसके पास मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसको बोलते हैं आरएस, जिसके पास मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो उतना ज़्यादा स्टेबल। इसको अपनी कॉपी में कहीं लिख लो, अपने माथे पर कहीं चिपका लो, सो दैट आपको पता रहे क्या, कि जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो होता है उतना ज़्यादा स्टेबल। तो दिस इज़ व्हाट रेजोनेंस मीन्स। तो रेजोनेंस की एक दो एग्जांपल भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि किसका करें, कार्बोनेट का, दे आर सेइंग, कह रहे हैं कार्बोनेट का कर लो, तो एक कार्बोनेट का कर लेते हैं। वी हैव कार्बोनेट, ये एक एनायन होता है और इसको हम लिखते हैं CO3 2-, मतलब कार्बन बैठेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर से कार्बन बैठेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर से कार्बन बैठेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्जेस है, पहले कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, दिस इज आर कार्बन। कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, 3 बॉन्ड ऑलरेडी इसके पास है। जब कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, 3 बॉन्ड ऑलरेडी इसके पास है, तो लो एक और बॉन्ड। अब मैंने क्या सोचा कि डबल बॉन्ड जरूरी थोड़ी है यहीं पर बने, मैं तो इसका ऑक्सीजन को देना चाहूंगी, मुझे इसके साथ खुशी नहीं है, मैंने इस ऑक्सीजन को अपना डबल बॉन्ड दे दिया। ठीक है, अब मेरे पास चीजें बन गई। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज नॉट येट सेटिस्फाइड ना, 6 होते हैं इसके पास, 7 आ गए हैं, तो एक ही बॉन्ड बनाया है, तो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 6 7, 6 ऑलरेडी थे, ये क्या कर दिए हम, 6 ऑलरेडी थे, जिसमें से 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 1 2 3 4। ठीक है, अब मेरे पास 2 नेगेटिव चार्जेस भी तो हैं, तो एक पहुंचाओ इसके पास, एक पहुंचाओ इसके पास, ऑक्सीजन की कमी है तो कुछ तो चाहिए रहेगा, 1 एंड 1, 1 एंड 1। अब देखो ये बन नहीं गए एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो लगा दो इनका सिंबल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो इजी अ ट्रिक। अगर हमें देखना है प्रॉपर फॉर्म कैसी दिखेगी,
तो कभी कहीं घूम रहा है डबल बॉन्ड, कभी कहीं घूम रहा है डबल बॉन्ड। तो हमने देखा क्या, O O एंड O, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे हम बता सकते हैं कि एक प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब चार्जेस कैसे बताओगे, ऑक्सीजन के यहाँ यहाँ चार्ज, यहाँ यहाँ नेगेटिव, यहाँ यहाँ नेगेटिव, कभी है कभी नहीं है, यहाँ देखो है या नहीं है, यहाँ है। तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे नेगेटिव का चार्ज, लेकिन आप लगाओगे उसके आगे एक सिंबल जिसको बोलते हैं डेल्टा। इस डेल्टा का मतलब होता है, इसको बोलते तो है डेल्टा, पर इसका मतलब होता है पार्शियल। पार्शियल मतलब कभी है कभी नहीं है, फिर से है फिर नहीं है, फिर से है फिर नहीं है, फिर से है फिर नहीं है, एंड सो ऑन। यहाँ पर है यहाँ नहीं है, यहाँ पर है और फिर यहाँ नहीं है, फिर से है। तो इस वजह से हम लगाते हैं डेल्टा। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगा दोगे आप तीनों के ऊपर। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कार्बोनेट आयन को। अब आपका होमवर्क है, होमवर्क में आप लिख कर आओगे CO2, लिख लो होमवर्क। CO2 के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आप बनाओगे और ये होगा आपका होमवर्क। वहीं अब हम चलें अगर अपने टेबल की तरफ, जिसमें से हमने रेजोनेंस भी पढ़ लिया, रेजोनेंस को मारो टिक। अब रहता है हमारा पोलैरिटी। देखो भाई पोलैरिटी क्या कहती है, पोलैरिटी। अब ये पोलैरिटी कहाँ से आ गया, ये क्या बला होती है। देखो आपने बनाया क्लोरीन, क्लोरीन, आपने बनाया फ्लोरीन, फ्लोरीन, और मैंने बनाया HCl, और मैंने बनाया अपना HF। यहाँ पर क्या हुआ, when I was making these structures, हाँ, तो एक क्लोरीन था, तो इन दोनों क्लोरीन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन और अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों ने शेयर किया तब जाकर के बॉन्ड बना। और जब इन दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया था तो दोनों एक दूसरे के करीब थे, वेयरएज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ के आए हैं, क्या थी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की शक्ति, उसको बोलते हैं। यहाँ भी तो फ्लोरीन है, सेम सेम एलिमेंट है, सेम सेम एलिमेंट होने के कारण जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स आपका ये भी लगाएगा, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स आपका ये भी लगाएगा। तो एक दूसरे को जाने नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुए आपके होमोन्यूक्लियर। एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। होमोन्यूक्लियर मतलब जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी उतनी ही उसकी, मतलब सेम सेम, सेम सेम है तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर पोल बनने की कोई चांसेस नहीं है। पोल्स कब बनते हैं, जब कोई एक ज़्यादा हो और एक कम हो। तो यहाँ तो दोनों ही बराबर है, तो यहाँ पोलैरिटी नहीं आएगी। जहाँ पोलैरिटी नहीं आएगी हम उनको बोलेंगे नॉन पोलर। वेयरएज अगर हम बात करें इस सिनेरियो की और हम बात करते हैं इस सिनेरियो की, तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है वो क्या है, फ्लोरीन के पास अपना तो था ही, वो हाइड्रोजन का भी खींच कर ले आया, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। और क्लोरीन और हाइड्रोजन में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, तो अपना तो रखा अपने पास, और तो और हाइड्रोजन का भी खींच कर ले आया। क्योंकि इन्होंने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लिया, अपने पास खींच लिया, तो मोस्ट प्रोबेबली इनके ऊपर नहीं आ गया नेगेटिव चार्ज, और इनके ऊपर नहीं आ गया नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव हो गए तो क्या ये पॉजिटिव नहीं हो गए। हम पढ़ के आए थे पहले क्या, कि HCl तो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, HCl तो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, पर यहाँ पर हमने तो चार्जेस डेवलप कर दिए बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने चार्जेस डेवलप किए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। जब चार्जेस डेवलप हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो हमने देखा क्या, कि ये कोवेलेंट बॉन्ड कन्वर्ट हो गया आपके आयनिक बॉन्ड में। तो हम कह सकते हैं कोई भी बॉन्ड प्रॉपरली ना ही कोवेलेंट होता है ना ही आयनिक होता है, और जहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस आ जाते हैं और चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, ऐसे ही बॉन्ड्स को हम कहते हैं क्या, पोलर बॉन्ड्स। क्योंकि यहाँ पर आ जाती है आपकी पोलैरिटी। देखो किसके तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसकी तरफ। यहाँ किसकी तरफ जा रहे हैं, इसकी तरफ। ये पोलैरिटी जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है,
वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसके पास डायमेंशंस भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शंस भी है। ऑल्सो आप इसको रिप्रेजेंट करते हो विद एन एरो। तो पोलैरिटी के बारे में थोड़े से नोट्स बना लो। पोलैरिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बताएंगे आपको कौन सा आता है। पोलैरिटी कहती है रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, और म्यू से इसका फॉर्मूला दिया जाता है। जैसे डाइपोल मोमेंट हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट से हम कह सकते हैं क्या, चार्ज जितना है, जितना भी चार्ज है, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी चार्ज की, तो ये जितना भी चार्ज है वो आपको चार्ज लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है उसके सेपरेशन से, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। ये होने के बाद इसकी यूनिट तो बताओ, इसकी यूनिट होती है डी बाई। इस डी बाई यूनिट को आप कूलम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, पर आप कर सकते हो। तो पोलैरिटी के बारे में हमने 3-4 चीजें पढ़ी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसा होता है, फॉर्मूला ये होता है, एंड दिस। अब मैं बात करती हूँ, और हाँ, इसकी डिपेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। और इसका कंक्लूजन क्या निकला कि सारे कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक भी होते हैं, यही आया। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, जैसे कि हम लेते हैं अपना वाटर लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियसली हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा, तो ऑक्सीजन की तरफ भागेंगे इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करना चाहें तो आपने पढ़ा है नेट वेक्टर को आप निकालते हो कैसे, सम लेते हैं नेट वेक्टर निकालने के लिए, ये ऊपर की डायरेक्शन में, ये भी ऊपर की डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स भी जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये हुआ इसका डायपोल मोमेंट। वेर एज अगर मैं बात करती हूँ BeF2 की, BeF2 की बात की जाए तो देखो बेरिलियम और फ्लोरीन में, फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन का किसी के साथ मुकाबला नहीं, याद है सीरीज FONCl, तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इधर खींचेगा तो अपनी तरफ ये खींचेगा, जितना इसने अपनी तरफ खींचा उतना ही ये भी खींचेगा, क्योंकि ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है। कोई मुझे इधर से खींच रहा है, कोई मुझे इधर से खींच रहा है, दोनों तरफ से इक्वल बंदा इक्वल फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, माई मूवमेंट शैल बी नोवेयर, मेरा तो मूवमेंट जीरो रहेगा। तो यहाँ पर नेट डाइपोल रहेगा जीरो, क्योंकि जितना इधर खींचा उतना ही उधर से खींच लिया, तो हो गया जीरो। अगर हम बात करते हैं अपने BF3 की, जब हमने BF3 मॉलिक्यूल की बात करी, ये था आपका वाटर मॉलिक्यूल, ये है आपका BeF2 मॉलिक्यूल, और ये है आपका BF3 मॉलिक्यूल। देखो फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, खींच डाला अपनी तरफ, इसने भी अपनी तरफ खींच डाला, इन दोनों का टोटल नेट कितना हुआ, ऑब्वियसली नीचे की तरफ हुआ। अब हुआ एक ऊपर भी तो खींच रहा है, तो ये गया आपका ऊपर। कुछ लोग बोलेंगे नीचे से 2 फ्लोरीन खींच रहे हैं, ऊपर से एक खींच रहा है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो होना चाहिए, वो जीरो नहीं होगा, पर इसका डाइपोल मोमेंट जीरो ही है। क्यों, यहाँ का फ्लोरीन और यहाँ का फ्लोरीन जब खींच रहे थे तो पहले हमने इनका नेट निकाल लिया, इनका नेट जब निकाला तो ये फ्लोरीन का नेट और ये फ्लोरीन का नेट था सेम, दोनों के नेट सेम होने की वजह से जो आपका डाइपोल मोमेंट आया वो जीरो ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है, और यहाँ भी फ्लोरीन ही है। एलिमेंट्स में अगर चेंज होता तो डिफरेंस मान लेते, पर एलिमेंट्स में जब चेंज ही नहीं है तो डिफरेंस नहीं मान सकते। तो दिस इज योर होल डाइपोल मोमेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब इससे रिलेटेड जो श्योर है या जो एग्जाम्स में आता है उसको देखो, एक है आपके पास NH3, एक है आपके पास NF3। कायदे से यहाँ फ्लोरीन बैठा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मोमेंट ज्यादा, मतलब डाइपोल मोमेंट होना चाहिए था इसका ज्यादा, पर एक्चुअल सिनेरियो क्या कहता है, एक्चुअल सिनेरियो कहता है तुम नहीं हो, हम है ज्यादा, ये नहीं है ज्यादा, ये है ज्यादा। ये कैसे हुआ, देखो
NH3 का अगर हम मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वी हैव दिस H एंड दिस H। अगर देखा जाए ये तो टेट्राहेड्रल शेप होती है और ऊपर बैठे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही अगर हम NF3 का बना दें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स F F एंड F। देखो यहाँ H H H कौन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? F। याद करो सीरीज FONCl फोंकल। तो अगर हमने देखा सिनेरियो कुछ ऐसा है तो ये जाएगा इसकी तरफ, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की तरफ और इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की तरफ। यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, याद रखना एटम से लोन पेयर अगर जा रहे हैं तो लोन पेयर अपनी तरफ खींचता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोन पेयर का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एटम। ये डायपोल है तो वो खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ देखोगे तो नेट डायपोल मोमेंट कैसा है? ऊपर की तरफ है, सबका ऊपर की तरफ है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई, यहाँ तो एडिटिव सम लेना पड़ेगा। वेयर एज अगर हम अपने NF3 की बात करते हैं, NF3 में क्या है? गोइंग गोइंग एंड गोइंग। फ्लोरीन है ना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन जीत गया। यहाँ नाइट्रोजन और फ्लोरीन में तो फ्लोरीन जीत गया। जब फ्लोरीन जीत गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा, डायपोल मोमेंट फ्लोरीन की तरफ, तो कर दो डायरेक्शन फ्लोरीन की तरफ, यहाँ कर दो डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ। तो जैसे ही डायरेक्शन इसकी तरफ हुई, ऊपर बैठा है लोन पेयर क्या चाहता है कि आप मेरी तरफ आओ, तो नेट सम तो था नीचे की तरफ और ये कह रहा है तुम मेरी तरफ आओ। यहाँ हम डायपोल मोमेंट 0 नहीं लिख सकते क्योंकि नीचे है फ्लोरीन, ऊपर है लोन पेयर। क्या फ्लोरीन और लोन पेयर सेम है? नो, दे आर नॉट सेम। सिंस दे आर नॉट सेम तो भले ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो 0 तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है 0 तो नहीं है। अब क्योंकि यहाँ 0 नहीं है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी तो नहीं लग सकती। तो जितना आना चाहिए था डायपोल मोमेंट उससे तो आएगा कम, क्योंकि ये प्रॉपर्टी लग रही है लोन पेयर ऊपर खींच रहा है फ्लोरीन नीचे खींच रहा है, यहाँ तो सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। सोचो एक जगह सब फॉलो कर रहे हैं और एक जगह कोई दिस डायरेक्शन दैट डायरेक्शन, तो कहाँ ज़्यादा इफेक्टिव मेथड कौन सा होगा? दिस मेथड। तो इस वजह से NH3 का ज़्यादा होता है और NF3 का होता है कम। तो यही बात बताता है, ये एग्जाम में आता है, बताओ क्यों NH3 ज़्यादा NF3 कम। तो वहीं से हमारे जितने भी बॉन्ड के पैरामीटर्स थे, हमने अपने सारे बॉन्ड के पैरामीटर्स को कर लिया है कंप्लीट, और यहाँ से हमारा बॉन्ड पैरामीटर्स खत्म होता है। कल से हमारी थ्योरीज शुरू हो जाएंगी, लाइक VBT थ्योरी, VSCPR थ्योरी और ऑल्सो। इससे पहले आपको एक और चीज़ बता देते हैं, एक होता है फजान्स रूल। फजान्स रूल की एक कहानी है कि ना तो सारे बॉन्ड आयनिक होते हैं ना ही सारे बॉन्ड कोवेलेंट होते हैं। अभी हम पढ़ के आए आयनिक और कोवेलेंट के बारे में कि इलेक्ट्रोवेलेंट भी बोल रहा था नहीं नहीं भाई सारे नहीं हो, और आयनिक भी बोल रहा था नहीं भाई नहीं सारे नहीं हो। तो फजान ने एक रूल बनाया कि अगर कोई भी बॉन्ड आयनिक है तो उसके पास एक कोवेलेंट नेचर होगा। और उस कोवेलेंट नेचर को आप कैसे बताओगे? सपोजिटली कोई भी बॉन्ड आयनिक है और आपके पास उसके पास कोवेलेंट नेचर होगा, तो कैसे बताओगे? जो आपका कैटायन है वो होगा स्मॉल साइज और जो आपका एनायन है वो होगा लार्ज साइज। जितना कैटायन छोटा और जितना एनायन बड़ा उतनी ज़्यादा पकड़ मजबूत। अब स्मॉल साइज से तो कुछ नहीं हो रहा, इसके पास होना चाहिए आपके पास लार्ज चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा। साइज छोटा है, न्यूक्लियस के पास पावर बहुत ज़्यादा है, तो क्या वो एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा? वो इतने करीबी से अट्रैक्ट करेगा, इतनी ज़्यादा पास लेकर के आके अट्रैक्ट करेगा कि सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस चेंज हो जाएंगी आपकी कोवेलेंट फोर्सेस के अंदर। क्योंकि कोवेलेंट के अंदर क्या होता है कि दोनों ऑर्बिटल इतने ज़्यादा करीब आ जाते हैं कि वहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है। तो इन दोनों रीजंस की वजह से और इलेक्ट्रॉनिक रीजंस की वजह से आप कह सकते हो क्या कि ऑर्बिटल के मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा करीब आ जाएंगे कि जो बॉन्ड आपका 100% आयनिक था वो आयनिक नहीं रहेगा। ऑल्सो वो चाहते हैं कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ज़्यादा
कोवेलेंट नेचर शो करेंगे एज कंपेयर टू आपके एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये कहानी थी। अब ये तो आपने समझा दिया कि ठीक है, कैटाइन है, एनायन है, अगर ये दोनों सेम साइज के निकल आए तो आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स देख लेना, क्योंकि यहाँ होती है आपकी डी ऑर्बिटल, यहाँ होती है आपकी एस ऑर्बिटल। जहाँ डी ऑर्बिटल तो वहाँ हो जाएगा ज़्यादा मजबूती अपनी तरफ खींचेगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं अप्लाई हो पाएंगी, तो करना पड़ेगा शेयर। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कंक्लूजन ये निकला, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक और कोवेलेंट। तो ये चीज़ आप देख सकते हो वाया फजान्स रूल, और ये भी आप करो श्योर में, श्योर एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। तो एग्जाम्स में आने वाले जितने भी टॉपिक्स थे आज के इस लेक्चर वीडियो में ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। इफ़ यू आर स्टिल हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनीथिंग, आप बिल्कुल आओ, देखो और समझो, ठीक है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। ChemUp Academy. Chemistry simplified. Success amplified.